नमस्कार मित्रों, उमंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत की वर्णमाला, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने त्रिमुनि पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। तो आज से जो वर्णमाला है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आज से मुख्य रूप से क्या शुरू हो रहा है, व्याकरण। जो मुख्य रूप से व्याकरण है वो आज से शुरू हो रहा है। अभी इससे पहले व्याकरणों का बस हम लोगों ने परिचय पढ़ा था, उसमें बस त्रिमुनियों को पढ़ा था। तो देखिएगा, आप लोग अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये वीडियो यूपी टेट और पीआरटी दोनों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो यूपी टेट में भी पूछा जाता है और पीआरटी में भी पूछा जाता है। तो संस्कृत का जो पीआरटी के प्रश्न है वह भी आपको मिलेंगे और यूपी टेट का तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, एक प्रश्न पूछता है कि ये व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप देखिएगा, व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है, वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर क्या बनता है, व्याकरण बनता है। तो देखिएगा, पूछता है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं। तो आपको पता है कि ये कहाँ लगते हैं, धातुओं से पूर्व में लगते हैं क्या, उपसर्ग। तो वी और आंग क्या है, ये वी और आंग क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। वी और आंग क्या है, ये उपसर्ग हैं। दो दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, तो दो उपसर्ग हैं, वी और आंग। क्री क्या है, ये क्री है धातु। क्री क्या है, धातु है। संस्कृत में जब धातु बताना होता है, मूल धातु बतानी होती है, तो इस तरीके से उसके ऊपर करड़ी का क्या लगा दिया जाता है, चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे पता चले कि मूल धातु कौन सी है। इसके बाद देखिएगा, धातु के लास्ट में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय। तो ये क्या है, प्रत्यय है। इन प्रत्ययों में से कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय में एक कृदंत प्रत्यय है। उस कृदंत प्रत्यय में ये प्रत्यय है ल्युट, जिसमें ट और ल की संज्ञा हो जाती है, यू को अन हो जाता है। क्या हो जाता है, अन हो जाता है। और ल्युट प्रत्यय किस लिंग में प्रयुक्त होता है, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तो यदि आपसे पूछे व्याकरण शब्द किस लिंग का है, तो व्याकरण शब्द किस लिंग में बना हुआ है, नपुंसक लिंग में है। व्याकरण शब्द का क्या लिंग है, तो व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग का होता है। अब आइए, इस व्याकरण में हमको पढ़ना क्या है, आज से वर्णमाला। क्या पढ़ना है, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है, तो यदि पूछे आपसे कि वर्ण क्या है, तो आप कहिएगा कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, छोटी इकाई है, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहिएगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। तो चूंकि वर्णों से पहले हम क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। तो यदि पूछे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम कहेंगे ध्वनि है। और यदि पूछेगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम कहेंगे वर्ण है। और इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बन जाता है, वर्णमाला बन जाता है। तो वर्णमाला में वर्णों को एक सुव्यवस्थित क्रम में क्या किया जाता है, रखा जाता है। पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, ठीक है। तो आइए इस वर्णमाला को और भागों में बांटते हैं और देखते हैं इस वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जब वर्णमाला को हम बांटेंगे, तो वर्णमाला को बांटते हैं हम दो भागों में। एक क्या है, एक है स्वर, और एक क्या है, एक है व्यंजन। एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो व्यंजन को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले स्वर को पढ़ते हैं और जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो स्वर
वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, लेकिन स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इस नाते स्वर की एक परिभाषा है जो बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। क्या है? स्वयं स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या कहता है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। देखिएगा, स्वयं राजन्ते इति स्वराः कहता है कि जो स्वयं में राजन्ते, राजन्ते का अर्थ होता है सुशोभित होना। क्या होता है? सुशोभित होना। कि जो स्वयं में सुशोभित होता है उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यूपी टेट में कैसे प्रश्न पूछेगा तो ऐसे दे देगा, स्वयं राजन्ते इति डैश डैश डैश, आपको ऑप्शन में मिलेगा स्वर, व्यंजन, ठीक है, विसर्ग, तो आपको क्या कर देना है? स्वर कर देना है, क्योंकि स्वयं राजन्ते इति क्या होते हैं? स्वराः होते हैं। जो स्वर होते हैं वही स्वयं में राजन्ते होता है। राजन्ते का मतलब राजा होना नहीं, राजन्ते का मतलब क्या है? सुशोभित होना। तो जो स्वयं में सुशोभित होते हैं वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो यही था स्वर की परिभाषा कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें नहीं पूछेगा आपसे परीक्षा में, यही मैक्सिमम चांस है कि पूछे स्वयं राजन्ते इति डैश 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 कर देगा, आपको ऑप्शन में क्या कर देना है? स्वराः कर देना है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अब व्यंजन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले स्वर को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। आइएगा, हेडिंग डालते हैं क्या? स्वर। स्वर। आप देखिएगा, इस स्वर को बांटा गया दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। एक क्या है? एक किसके आधार पर है? एक है काल और मात्रा के आधार पर, काल या मात्रा के आधार पर, काल या मात्रा के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर है? दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। एक है काल और मात्रा के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर। काल और मात्रा के आधार पर, ठीक है, काल और मात्रा के आधार पर बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? एक है ह्रस्व, एक है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा क्या है? तीसरा है प्लुत। एक है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा क्या है? प्लुत है। ह्रस्व किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जो हम जिनको थोड़ा सा हम शीघ्र बोलते हैं, ठीक है, दीर्घ की अपेक्षा और शीघ्र बोलते हैं, जैसे कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, और संस्कृत में एक और वर्ण बढ़ जाता है लिरि। क्या बढ़ जाता है? लिरि। तो देखेंगे बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है क्या लिरि स्वर है? तो आप कहिएगा हाँ, लिरि क्या है? स्वर है। कैसा स्वर है? तो ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। ये हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, ये संस्कृत में ही मिलेगा। इस नाते सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछेगा वो लिरि से ही पूछेगा। ठीक है, तो ह्रस्व के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है? तो ह्रस्व के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, एक मात्रा का समय क्या होता है? तो एक बार पलक झपकने और उठने के बीच का जो समय है वही एक मात्रा का समय होता है। तो पूछेगा कि ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। संस्कृत में ह्रस्व वर्णों कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब पूछेगा दीर्घ वर्णों में कितनी मात्रा लगती है? तो 2 मात्रा लगती है। पूछेगा कि दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, अ का दीर्घ क्या होता है? आ होता है। ठीक है, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री। इस तरीके से जब 2 बार घुमा देते हैं तो वो री हो जाती है, दीर्घ री हो जाती है। अब देखिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है क्या लिरि का दीर्घ होता है? तो आप कहिएगा लिरि का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, देखिएगा और कौन से दीर्घ बचे? ए, ऐ, ओ और औ, ओ और औ। तो यदि ये प्रश्न पूछे कि दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कहिएगा दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है? 8 है। ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। और दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है? 8 है। इसके अलावा अब देखेंगे, अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है प्लुत को। तो प्लुत वर्ण, सभी वर्ण क्या हो सकते हैं? प्लुत हो सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्लुत वर्णों का चिन्ह क्या होता है? तो इस तरीके से 3 की तरह चिन्ह होता है प्लुत का। ठीक है, एक सवाल और पूछेगा, प्लुत वर्णों का प्रयोग कहां करते हैं? तो मंत्रों के उच्चारण में,
किस कहाँ करते हैं? मंत्रों के उच्चारण में। किस तरीके से मंत्रों के उच्चारण में करते हैं? तो देखिएगा इस तरीके से लिखा होता है ओम, लिखा होता है ना ओम। तो ओ को हम बहुत देर तक बोलते हैं, तो जो देर तक बोलते हैं वो कितनी मात्रा का समय लगाते हैं? 3 मात्रा का हम समय लगाते हैं। और ये जो 3 है ना, यही बताता है कि इससे पूर्व वाला जो वर्ण है वो क्या है? प्लुत है, क्योंकि ये 3 जो है ना, यही प्लुत का क्या है? चिन्ह होता है। दूसरा कहां प्रयोग करते हैं? तो किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में। और जब किसी को पुकारने में प्रयोग करते हैं तो पुकारना 2 प्रकार से होता है, एक नजदीक से पुकारना और एक दूर से पुकारना। तो नजदीक से पुकारने में कभी प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। प्लुत का प्रयोग हमेशा कहां होता है? जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं तभी किसका प्रयोग होता है? प्लुत का प्रयोग होता है। अब आइए, ये विभाजन किसके आधार पर था? काल और मात्रा के आधार पर। अब किसके आधार पर हमको देखना है व्युत्पत्ति के आधार पर, कि व्युत्पत्ति के आधार पर कैसे कैसे इनको बांटा गया है। इसके पहले एक चीज और देख लें, क्योंकि एक प्रश्न श्लोक के रूप में पूछता है कि 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा से, तो वह श्लोक देख लेते हैं कि वह श्लोक क्या है। तो आइए पहले उस श्लोक को देख लेते हैं कि वह श्लोक क्या है। तो वह श्लोक है एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम, व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम। तो पूछता है प्रश्न कि एक मात्रो भवेत क्या? तो ह्रस्व, एक मात्रा होती है किसकी? ह्रस्व की। एक मात्रा किसकी होती है? ह्रस्व की। द्विमात्रा कहना चाहिए किसका? दीर्घ का। त्रिमात्रा जानना चाहिए किसका? प्लुत का। और व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये व्यंजन है। पूछता है कि व्यंजन कितनी मात्रा का होता है? तो व्यंजन कितनी मात्रा का होता है? आधा मात्रा का होता है। कैसे व्यंजन आधा मात्रा का होता है? तो देखिएगा कि जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो यदि हमको कहना है क, तो क में से जब हलंत लगा देते हैं तो स्वर क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अब इस स्वर मूल रूप से यही क्या बच गया? शुद्ध रूप से यही बच गया व्यंजन। और अब इसको जब आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। क, क्या पढ़ते हैं? क। तो ये जो क पढ़ते हैं यही इसके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगाता है? आधा मात्रा का समय लगाता है। तो कई बार प्रश्न पूछता है और ऑप्शन में रहता है कि व्यंजन 4 मात्रा का होता है, तो आप कर देते हैं 4 मात्रा, क्योंकि आपको लगता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो अब सीधे 4 मारिए। तो 4 नहीं करना है, कितना करना है? आधा मात्रा का क्या होता है? व्यंजन होता है। तो एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। अब आइए, ये था किसके आधार पर विभाजन? ये विभाजन था किसके आधार पर? देखिएगा, काल और मात्रा के आधार पर यह विभाजन था। अब हमको जो विभाजन पढ़ना है वो किसके आधार पर पढ़ना है? वो पढ़ना है व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो विभाजन है वो किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर जो विभाजन होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? एक है मूल स्वर, एक है मूल स्वर, और दूसरा क्या है? दूसरा है संधि स्वर। दूसरा क्या है? संधि स्वर। एक है मूल स्वर और दूसरा क्या है? संधि स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? तो मूल स्वर जो होते हैं वो जितने भी ह्रस्व वर्ण हैं वही क्या है? मूल स्वर। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मूल स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी है, तो हम कहेंगे 5 है। कौन कौन सी? तो वही अ, ई, उ, री,
और लृ, यही 5 वर्ण क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। अब आते हैं किन स्वर पे? संधि स्वर पे। तो संधि स्वर जो होते हैं, संधि का अर्थ ही होता है मेल, तो ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। जैसे कौन से हैं? तो एक है आ, एक है ई, एक है उ, एक है री, ठीक है। लृ नहीं होता, चूंकि लृ हमेशा क्या होता है? ह्रस्व होता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा आ किससे मिलके बना है? अ और अ से मिलके बना है, ठीक है। अ और अ से, ई प्लस ई से। उ किससे मिलके बना है? उ प्लस उ से। री किससे मिलके बना है? री प्लस री से। तो देखिएगा इन दोनों का उच्चारण स्थान और चूंकि प्रयत्न समान होते हैं और इन्हीं समान वर्णों से ये मिलकर के क्या हुआ है? बना हुआ है। इस नाते इन चारों को एक और नाम से जानते हैं, वह नाम क्या है? समवर्णी। तो इनको क्या कहते हैं? समवर्णी भी कहते हैं। इनके अलावा 4 वर्ण और हैं, देखेंगे कि जो संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं वो 4 वर्ण हैं। कौन से? तो वो है ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 वर्ण भी क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। तो यदि आपसे पूछे संधि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप कहिएगा 8, 4 ये और 4 ये, ठीक है। अब पूछेगा ए किससे मिलके बना है? तो ए जो मिलके बना है वो किससे मिलके बना है? अ और ई से मिलके बना है। ए किससे मिलके बना है? अ प्लस ए से मिलके बना है। ओ किससे मिलके बना है? अ प्लस उ से मिलके बना है। औ किससे मिलके बना है? अ प्लस ओ से मिलके क्या बन जाता है? औ बन जाता है। इनका चिन्ह कैसे होता है? तो ए का चिन्ह हम इस तरीके से लगाते हैं, ए का इस तरीके से, ओ का इस तरीके से और औ का इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं। इन दोनों में भी एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सिंगल सिंगल वाले हैं, जिन पे सिंगल सिंगल चुरकी लगी हुई है, ये वाले जो वर्ण हैं, इन वर्णों को हम गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग गुण संधि में होता है, इस नाते ये गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये क्या कहलाते हैं? ये वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अब कभी कभी प्रश्न ये पूछता है, कभी कभी देखेंगे प्रश्न पूछा हुआ है ये कि गुण संज्ञक जो वर्ण हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो गुण संज्ञक यदि आपसे पूछे कि गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं। एक होता है अ, एक होता है ए और एक होता है ओ। 2 तो ये ए और ओ, और एक अ भी क्या कहलाता है? गुण संज्ञक कहलाता है। तो कई बार परीक्षाओं में लोगों से गलती हो जाती है कि गुण संज्ञक जब वर्ण पूछता है तो ए और ओ ही करते हैं, ठीक है, अ को छोड़ देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये अ, ए और ओ क्या कहलाता है? गुण संज्ञक वर्ण कहलाता है। और जब आपसे पूछे वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो आ, ए और औ, ये 3 वर्ण जो हैं वो क्या हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में कई बार इससे प्रश्न पूछा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं और वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं। इनके सूत्रों को भी पूछा, क्योंकि अभी आपको बताएंगे तो सूत्र समझ में नहीं आएगा, इस नाते आगे की कक्षाओं में जब हम संधि पढ़ना शुरू करेंगे तो इनके सूत्र भी बताएंगे कि संधि करने वाला सूत्र अलग होता है और यहाँ संज्ञक लिखा हुआ है तो संज्ञा करने वाला सूत्र अलग होता है, ठीक है। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अलग, गुण संधि करने वाला सूत्र अलग, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र अलग, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र अलग। और इसी चीज को लेकर के लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि अधिकतर संज्ञा के जगह संधि का सूत्र लगा करके आ जाते हैं और सूत्र की जगह संज्ञा का सूत्र लगा करके आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये टेट पीआरटी के लिए की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ देगा गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो आपको तीनों बताना है, केवल अ, ए और ओ को नहीं बताना है, ठीक है। वृद्धि संज्ञक पूछे तो ए औ को नहीं बताना है, आ को भी साथ साथ बताना है और ऑप्शन में भी रहेगा, आपको ट्रिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उमंग क्लासेस से बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी भेजिए जो यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है हम यूट्यूब पर फ्री देंगे आपको, तो आपको संस्कृत की चिंता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी हमारे साथ जो लोग हैं, स्मिता मैम है वो अंग्रेजी लेकर के आ रही हैं, ठीक है, मनीष सर हैं एसएसटी लेकर के आ रहे हैं। इसी तरीके से जो भी यूपी टेट और पीआरटी के
सिलेबस हैं वो आपको हमारे YouTube पर फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि ये PDF भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में अभी पड़ जाएगा, मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।